अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 साल से जारी गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 26 नवंबर से अब रोजाना की बुनियाद पर होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला अपोजिशन की जानिब से कल जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी उस पर दिया है। दरख्वास्त में अपोजिशन की 8 जमातों के नुमाइंदों के दस्तखत भी मौजूद थे। ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि केस के इख्तिताम पर ना ये पार्टी रहेगी और ना ही ये हुकूमत। और दूसरी तरफ हमें वज़ीर आज़म और उनकी टीम इस मामले को लेकर हद से ज़्यादा जो है ना वो पूरा एतमाद नज़र आ रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के रोज़ाना समाअत का जो फैसला है इस पर पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि वो बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि तहरीक इंसाफ ने पहले ही पार्टी फंड्स का ऑडिट करा लिया है और इसका सबूत अदालतों और मुतल्लिका जो फोरम्स हैं वहाँ पर पेश कर दिया है। जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ऑपोजिशन पर इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की जो एक मजमूम कोशिश है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। जिसके रद्द-ए-अमल में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत खुद कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि केस में मजीद ताख़ीर हो सके। जबकि हुकूमत भी इस बात पर जोर दे रही है कि तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के जो केसेस हैं ये एक साथ सुने जाएं। कहा यह जा रहा है कि ये केस दिन ब दिन तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात को जन्म देगा। जबकि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी के ऊपर हम जानते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक डेडलॉक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका मरासले में वज़ीर आज़म इमरान खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से 3 नाम जो है वो तजवीज़ करने का कहा है। फिर जब नाम मौसूल होंगे उसके बाद जो फहरिस्त है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तैनाती के लिए फिर फहरिस्त ये पार्लिमानी कमेटी को अरसाल की जाएगी। जबकि ये हमें नहीं भूलना है, याद रखना है कि अगले महीने की 5 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की समाअत का मामला है, फिर इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर पर डेडलॉक का मामला है और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की रिटायरमेंट का मामला है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या ये केस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाएगा, जैसे कि ऑपोजिशन कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि उनकी जो रिटायरमेंट है उससे पहले वो इस पर फैसला दें। इसलिए रोजाना की बुनियाद पर अब समाअत होने जा रही है। इस पर मैं बात करूंगी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, जैसा कि अब ये रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होने जारी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पिछले 5 सालों से आप भी जानते हैं केस ज़ेर इल्तवा है। अब ऑपोजिशन अभी कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की जो मुद्दत जो 5 दिसंबर को खत्म होने जा रही है उससे पहले केस का फैसला किया जाए। सवाल मेरा ये है, जो केस 5 सालों से ज़ेर इल्तवा था या तहरीक इंसाफ तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रही थी, जो भी था, जो 5 सालों से लटका वो 1 महीने में 1.5 महीने में कैसे हल हो सकता है? अब ये देखा थी असूली तौर पर शाजिया, आपने इस तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के बारे में 5.5 साल में जो केस ज़ेर इल्तवा है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आपने एक अपनी ब्रीफिंग भी बता दिया जी। अब सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह है, हम मुख्तसर अर्ज ये करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है, जिसको हम आम लफ्जों में हम इसको GIT भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम इदारों के अहम जो है शख्सियात इसकी मेंबर हैं। तो अब ये स्क्रूटनी कमेटी का जो काम का है वो 18 महीने से काम कर रही थी, वो अभी नहीं काम शुरू किया उन्होंने। वो 18 महीने से वो अपने तमाम इदारों से इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा कर रही थी और वो 18 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब वो जो चंद लम्हे रह गए हैं उस केस के बारे में, तो वो 26 नवंबर से उसकी डे टू डे हियरिंग करेगी स्क्रूटनी कमेटी, ताकि एक रिपोर्ट जो है जामिया रिपोर्ट जो है अपनी सिफारिशात के साथ और तमाम जो इल्ज़ामात लगाए हैं एस अकबर बाबर ने वो सब के सामने मद्दे रखते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अपनी दानिशमंदी से अपनी विजडम के तहत और रिपोर्ट को सामने रखकर उन्होंने फैसला करना है। तो ये कहना नहीं है कि ये अपोजिशन के कहने पे हो रहा है या अपोजिशन का मुतालबा। ठीक है, अपोजिशन ने अपने इस मौके से फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया
और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आप भी इसके जो है वो डे टू डे हेयरिंग करके इस मामले को मंतकी निजाम तक पहुँचाएँ। तो ये सारा जो रुका हुआ है मामला वो तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ अदालतों से ये बात तो जैसा कि अब तय है कि तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स की तफसील मिल गई है, जो स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी है। उम्मीद है फैसला मेरिट पर आएगा। कंवर दिलशाद साहब, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके? क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 212 के तहत पार्टी को कलअदम करार देने की शिक भी मौजूद है। अगर ये सब कुछ इतना आसान है, सब कुछ एकदम तहलील हो जाएगा, या इसके बाद कुछ प्रोसेस होगा इसका? इसमें ठीक है, आपने आर्टिकल 212 का भी जिक्र कर दिया। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं। अगर ये साबित हो जाता है सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि ये पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस रही है या फॉरेन फंडिंग हासिल की है और कानून की जो है ममानत, जिस पर कानून ने मना किया था, ममानत की थी, उसके बरक्स इन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई है, ज़ाब्ता का कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने काम किया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी को, हम पार्टी का नाम नहीं लेते, उस पार्टी को, जो भी सियासी पार्टी हो, उसको कलअदम करार देने के उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई मामला पेश आ जाता है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत को भी नोटिफिकेशन जारी करना होता है। नहीं, उसका ये हाल है उसके बाद ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिस पार्टी को कलअदम करार देगा उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दाखिल करना, और उसी सेक्शन 210 और हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 17 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करना लाजमी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को, यानी इलेक्शन के फैसले को तौसीक कर देता है कि जो फैसला आया वो दुरुस्त आया है, तो फिर वो पार्टी कलअदम करार दी जा सकती है और फिर उसके तमाम सूबाई, कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर जो केस चल रहा है जिस हुकूमत पार्टी का, वो पार्टी हुकूमत में है। कंवर दिलशाद साहब, फिर ये तहरीक इंसाफ इसको ज़ाहिर चैलेंज तो कर सकती है ना, चैलेंज करेगी इसको? लेकिन बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि अगर फैसला नेगेटिव आता है, फैसला एडवर्स आता है, तो फिर हुकूमत तो मजबूर है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर हुकूमत कहाँ रह जाएगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस तो उस कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक दाखिल करना पड़ेगा ना। और आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या गया, उस आर्टिकल 17 के तहत वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको फैसला करना है और 15 दिन दिए गए हैं उसको। तो अब इस लिहाज से ये मामला इस बाकायदा पूरे कानून के मुताबिक सब फैसले होने हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रेफरेंस आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा, उससे पूरी पार्टी तो मुतज़्ज़ल हो जाएगी ना। बाद में बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे देंगे, तस्लीम ना करेंगे, उनकी मर्जी है, उनकी अपनी दानिशमंदी है। और जब कमीशन का फैसला आएगा तो तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के सेनेट में है, कौमी असम्बली में अरकान हैं, पार्लियामेंट में है, कौमी असम्बली में, सब नाअहल हो जाएंगे फिर उस फैसले के बाद? नहीं, उस फैसले के जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को तौसीक ना कर दे, उस वक्त तक वो इंटैक्ट रहेंगे, मेंबर भी रहेंगे और सब मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मेंबर नहीं रहेंगे, फिर पार्टी पे असर पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, उनके अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे, दफ्तर सीज हो जाएंगे। वो एक बहुत आगे पीछे जो है आर्टिकल 213 वो बड़ा सख्त है। लेकिन ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है। इलेक्शन कमीशन तो अपना एक फैसला सुना देगा और फैसला सुनाने के खिलाफ अपील जो है वो लाजमी है, मैंडेटरी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर देता तो वो पार्टी भी इंटैक्ट रहेगी, हुकूमत भी बरकरार रहेगी। लेकिन जब फैसला आ जाता है, एक बड़ा और आम सवाल आपसे कंवर साहब, आप भी जानते हैं कि पीटीआई के ओवरसीज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बड़े सपोर्टर्स हैं। अब फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। अब जो लोग पाकिस्तानी, जो ड्यूल नेशनलिटी अगर किसी की है, अगर कोई अमेरिका का शहरी भी है, अगर वो पाकिस्तानी शहरी भी है, अगर कोई बरतानिया का शहरी भी है, अगर कोई पाकिस्तान का शहरी भी है, अगर ऐसे लोगों के थ्रू फंडिंग हुई है या ऐसी कंपनीज के थ्रू फंडिंग हुई है, तो क्या वो भी फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आएगा या सिर्फ वही फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आता है जो बिल्कुल गैर मुल्की कंपनी हो या गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की हो? इसका क्या तरीकाकार है, जरा कानून क्या कहता है?
इसमें कानून तो यही कहता है कि जो गैर मुल्की शहरी, उस गैर मुल्की शहरी में ड्यूल नेशनलिटी नहीं आता। अच्छा। गैर, उसमें लफ्ज लिखा हुआ है कि गैर मुल्की फर्द, कंपनी हो या इदारा हो या गवर्नमेंट हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, लेकिन जो अगर कोई फर्द है उस पर लिखा हुआ है गैर मुल्की फर्द, तो गैर मुल्की फर्द मतलब वो आएगा जो प्योर जो उस मुल्क का शहरी है। वो पाकिस्तान की ड्यूल नेशनलिटी वाले को तो मेरा ख्याल में इसमें कोई ऐसी रिकॉर्ड पेश नहीं आएगी, लेकिन ड्यूल नेशनलिटी वाले को तो इजाजत होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, पाकिस्तान के भी शहरी है, लेकिन वो गैर मुल्की फर्द अगर कोई। आखिरी सवाल, 18 अकाउंट्स, खुफिया अकाउंट्स का मामला है ना कंवर साहब, अब ये इसको देखना होगा कि जिस तरह पीटीआई कह रही है कि ये उनके कोई जो मकामी सतह के जो कारकुनान हो सकते हैं वो उनके अकाउंट्स हो सकते हैं, अब ये देखना जरूरी होगा पूरी पार्टी इसमें मुलविस थी या अगर कुछ पार्टी कारकुनान होते हैं उसका असर भी फिर पूरी पार्टी पे पड़ेगा। ये बड़ा आपका टेक्निकल सवाल आ गया, बड़ा अहम सवाल आ गया आपका। उसमें पहली बात ये है, ये बात दुरुस्त फरमाया आपने, उसमें यह है कि ये सारी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर चुका है कि कहाँ से फंडिंग आई है, किस मुल्क में फंडिंग दी है, वो सब आ चुका है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है जो हमारे जहन पे आ रही है, हम अपनी नाकिस राय के मुताबिक कह सकते हैं कि मुमकिन है कि जिस फर्द के नाम वो अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं उस पार्टी के सरबराह हो या पार्टी का कोई, उसको आप जो है वो नाअहल करार दे सकते हैं। अच्छा। इसमें पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो जद में आ सकते हैं और पार्टी महफूज रहे, यानी पार्टी पर असर ना पड़े, पार्टी बरकरार रहे कि वही एक आदमी के नाम अकाउंट आए, उसी के नाम पैसा आया है तो इसमें पार्टी का क्या कसूर है। तो वो ये मुमकिन है कि फैसला कर दे, लेकिन कानून में, आइन में ऐसी जिक्र नहीं है। अच्छा। उसमें लिखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी। अच्छा। उसमें किसी फर्द का जिक्र नहीं है। अच्छा। तो उसमें लिखा है कि पूरी पार्टी बैन हो जाएगी, तो पूरी पार्टी में तो ज़ाहिर है सारी पार्टी बैन हो जाएगी। सही, अब देखना है कि ये मामला है, फैसला पाने की सूरत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आज मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे अब ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। फारूक हबीब साहब, आप भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग को लेकर आपने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। 1.5 साल से आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोगों को पहले याद क्यों नहीं आया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसके खिलाफ आप लोग पहले भी तो जा सकते थे, या मामला इसीलिए आप लोगों ने खामोश रखा, दबा के रखा कि उनकी आवाज़ उठाएंगे तो आप लोगों की भी आवाज़ उठ जाएगी? नहीं, देखें, ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा केस है 2017 के अंदर हमने दायर किया और इलेक्शन कमीशन ने जो है इस केस को पीपल्स पार्टी और PMLN की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी उसी स्क्रूटनी कमेटी को वो केस भेजा जिस पे PTI का केस सुन रहे हैं, जिसमें मेंबर हैं DG लॉ इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, एक नुमाइंदा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, एक नुमाइंदा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का है, और इसकी हेयरिंग जो है वो वक्तन फ़वक्तन होती रही है। मामला ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर आप PTI की हेयरिंग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करना चाहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी जो है वो तारीखों के पीछे छुपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनको भी हिसाब देना चाहिए कि उनकी बरतानिया के अंदर PMLN ने एक लिमिटेड कंपनी बना रखी है, पीपल्स पार्टी ने अमेरिका के अंदर कंपनी बना रखी है, उनके जो फॉरेन फंडिंग उनको आई है उसका भी रिकॉर्ड दें, उसका रिकॉर्ड भी, जो इनके अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मांगा जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम जमातों का साइमल्टेनियसली जो है उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत वाजे है जो हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 2016 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की वाजे डायरेक्शंस है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि उनको जो इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों की जानिब से जमा करवाए गए गोशवारों की जांच पड़ताल, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी अथेंटिसिटी को चेक करना इनका इख्तियार है, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन की ये कमेटी जो है वो स्क्रूटनी भी कर रही है।
अभी तो स्क्रूटनी का अमल जारी है। ज़ाहिर यहाँ पर जो बात देखी जाती है, कराहजन कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, वो इलेक्शन है। कमीशन को जमा करवाएगी, उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है। अच्छा फारूक, कल वजीर आजम ने कहा कि रहनुमा परेशान ना हो, सब फंड्स का ऑडिट हुआ है, मुतल्लिका इदारों के पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अगर सब कुछ आप लोगों ने पहले प्रोवाइड किया हुआ था, रिकॉर्ड सब कुछ दिया हुआ था, सबूत सारी ट्रेल आप लोगों ने दी हुई थी, तो फिर तो मामला इतना लिंगर ऑन होना ही नहीं चाहिए था। देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 के अंदर जो है वो इसको दोबारा टेकअप किया। इस केस को टेकअप करने के बाद उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बनाई। स्क्रूटनी कमेटी में हमसे जो मुख्तलिफ मराहल के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जाती रही, वो हमने फराहम की। पहली बुनियादी बात, जो केस अकबर एस बाबर ने दायर किया, अकबर एस बाबर ने जो केस दायर किया, उस केस के हवाले से हमने तमाम तर रिकॉर्ड जमा करवाया। हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करवाया, जो ट्रांजैक्शंस आई, जिन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ को जो फंड्स दिए हैं, फंड्स का हमारा सोर्स है वो, उनकी रिकॉर्ड हमने जमा करवाया। अकबर एस बाबर की पटिशन से हटके इलेक्शन कमीशन ने जो इजाफी इंफॉर्मेशन मांगी वो दूसरी बार जमा करवाई, फिर तीसरी बार जो इंफॉर्मेशन मांगी वो भी हमने उनको जमा करवाई। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी भी एक टीओ मुताबिक काम कर रही है। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए टीओआर's अलग हों, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के लिए टीओआर's अलग हों। कानून तो एक है, केसेस भी एक हैं, तो सबको एक मेयार के ऊपर रख के जो है ना वो जांचना चाहिए। यही हमारी जो है वो अपील है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। अगर सब कुछ इतना सही है, आप लोग सब कुछ दे चुके हैं, तो फिर आप लोगों की जो एक डिमांड थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है इसको खुफिया रखा जाए, फिर इसका क्या जवाब था? नहीं, देखें, ये हमारी डिमांड नहीं थी। ये आप एक समझ लें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक जेआईटी बनाई थी, जेआईटी के अंदर तमाम लोग पेश होते रहे, उसकी रिपोर्ट सबमिट होकर सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर मीडिया के सामने आई। इसी तरह ये जो स्क्रूटनी कमेटी है, ये ओपन कोर्ट हेयरिंग नहीं है, इसका काम जांच पड़ताल है। जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है, उसकी इंफॉर्मेशन जब लीक की जाती है, वहां पर मौजूद लोग जब लीक करते हैं, फिर सवाल सामने आते हैं। मैंने जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि हमारी जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी की बेशुमार हेयरिंग्स हुई हैं, उसकी रिपोर्ट तो मीडिया पे कोई बाहर नहीं आई। हम तो कारबंद हैं, हम तो बाहर आके नहीं बताते कि आज क्या कार्रवाई हुई। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पीपल्स पार्टी के ऑडिटर ने 4 माह मांग लिए कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आज मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कि मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, मुझे 4 महीने दरकार है रिकॉर्ड लाने के लिए। पीएमएलएन जो है वो तारीखों के पीछे छुपती है। हम तो ये चीजें सामने नहीं लेकर आए थे। हम ये कहते हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करे, रिपोर्ट तैयार करने के बाद इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए। जब उस कार्रवाई को खुद ब खुद मीडिया के सामने रखा जाता है। अगर आप लोग तारीखों के सामने फर्क नहीं छुपते, तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का 10 अक्टूबर का जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ है कि भाई इलेक्शन कमीशन की तो तश्कील ही मुकम्मल नहीं है, इसलिए इसके हुक्म का कोई कानूनी जवाब ही नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट पहले आप लोग इस मसले को हल कर लें। अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फॉल है, फॉल ना होता तो जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं तो फिर इनको भी नहीं होना चाहिए था। तो फिर आप लोगों के जवाब नहीं ना बनता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इसको चैलेंज करने का कि इलेक्शन कमीशन फॉल नहीं है। देखें शादिया, पहली बात तो ये है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान की जो टॉप 5-6 ऑडिटर कंपनीज हैं वो तहरीक इंसाफ की अकाउंट्स का ऑडिट करती हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की ऑडिट फर्म्स का ही किसी को नहीं पता कि वो स्टैम्प किसने की हैं, साइन किसने की हैं, उनको वेरीफाई किसने किया है। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं, देखें इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। हाँ। और वो तमाम आईनी इदारों का मुकम्मल होने का, तश्कील नौ का आइन के अंदर एक वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। आप देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन के पाँचों मेंबर्स जो हैं, चारों मेंबर्स मुकम्मल हों, चीफ इलेक्शन कमीशन वहाँ पर मौजूद हों, तो मैं समझता हूं कि उसके फैसले की बाकी 2 मेंबर्स की भी राय शामिल हो जाती है। उसके अंदर एक और मजीद वजन पैदा हो जाता है, मजीद फॉल। मैं ये बात नहीं कहता, मैं ये बात नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन फॉल नहीं है। देखें, वो यकीनन पार्लियामेंट ने करना है और वो फैसला होगा भी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। लेकिन मैं ये बात करता हूं उन लोगों की जो लोग जो हैं वो कभी कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो लोग जो कभी जो है वो करप्शन की आज़ादी चाहते हैं, वो लोग जो कभी चोरों की आज़ादी चाहते हैं। कल वो भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हुए थे, जबकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जाके उनका बताना काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने किसकी डे टू डे हेयरिंग करनी है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन जब इस तरह के मामलात होंगे,
इस किस्म की दरखास्तों के ऊपर जो है वो फैसले होंगे तो फिर हमारा हक भी हक बजाने हुआ है कि हम भी ये डिमांड करें कि पीपल्स पार्टी और PMLN के केसेस का फैसला भी जो है वो सुना जाए, उनका भी डेली बुनियादों के ऊपर। तो हमारा मुतालबा भी बिल्कुल जायज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी PMLN पीपल्स पार्टी की भी जो स्क्रूटनी हो रही है उसको डे टू डे बुनियादों के ऊपर करेगी और उसके अंदर जो है वो कोई तातुल का शिकार नहीं होगा। फरूक, अब 2 दिन पहले हमें चेयरमैन नैब के रवैये में एक सख्ती नजर आती है, काफ लीग के तेवर हम लोगों ने बदले हुए देखे, MQM की हुकूमत को, MQM आप लोगों की इत्तेहादियां उनको आप लोगों पे एतराजात हो रहे हैं, GDA को एतराजात हो रहे हैं, दूसरों को छोड़े अपने आप पे फोकस करें। देखें, बात यह है कि ये एक सियासी अमल का हिस्सा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं वो आज भी हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार उन लोगों ने किया। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ ना होती तो हम अभी तक जो है जो हमने मईशत की हालत को हमने बेहतर किया है। पहली बार आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस के अंदर आ गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, आपका डॉलर जो है वो आपका रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है। सरकार कैसे इसके मईशत पे क्या असरात हुए और निचले आम आदमी पर ये सरप्लस के क्या जो है ना वो असरात जा रहे हैं, ये भी जरा वज़ीर आज़म को उनकी मौशी टीम जो है ना वो बता दिया करे, सरप्लस हुआ कैसे। ये यकीनन देखें सुन लें, ये इसके जो नताइज हैं ये नीचे ट्रिकल डाउन होने हैं। आप देखें कि हमारी डॉलर की कीमत जब बढ़ती है उस वक्त महंगाई भी आती है। इसी तरह जब आपकी पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं, आपको अपने मुल्क के अंदर भी बढ़ानी पड़ती है, उसका असर भी महंगाई की शक्ल में आता है। तो डॉलर मुस्तहकम होने से, रुपया मुस्तहकम होने से महंगाई में जो है वो कमी वाक़ई होगी। इस तरह वज़ीर आज़म बहुत मुतहरक हैं इस हवाले से। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को इफेक्टिव किया गया है, प्राइस मजिस्ट्रेट्स को सूबों के अंदर मुतहरक किया गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो लोग जो कि मसनूई महंगाई कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का भरपूर अंदाज से एहसास है और उसके ऊपर उसकी कमी के लिए हम जो है वो कोशिश हैं। तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासी बहरान से नबुर्द आज़मा होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती कारकर्दगी और मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए अब कमर कस ली है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों पर काम की सुस्त रवि पर वज़ीर आज़म ने इजहार बरहमी किया है और विफाकी वजारतों से 1 माह में इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और अब खबर यह है कि आइंदा माह कौमी खजाने से अरकान पार्लियामेंट और दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए इजरा का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग और जो अवाम से किए गए वादे थे उनकी रोशनी में वुज़रा से बातचीत की और रवा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों और फंड्स के इजरा पर उनसे सवालात भी पूछे। जबकि ज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ और मतलूबा फंड्स जो हैं इनको जारी करने की हिदायत दी हैं। जबकि वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की के हुकाम के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट तरक्याती स्कीमें शुरू ना होने पर खाइफ भी हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को उनके हलकों में मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं उनके लिए फंड्स का इजरा किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों के लिए भी ताख़ीर से 2-4 दिन में फंड्स जारी करने का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा, जिससे मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में एक तेज़ी नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मुफाद परस्त अनासिर की कारीगरियाँ भी जो हैं ये बदस्तूर जारी हैं। निजकारी लिस्ट में शामिल जो हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट चलाने वाली सरकारी कंपनी नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद अली जावेद हमदानी को लगा दिया गया है, जिनको 28 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और भारी मराद दी जाएंगी। जबकि इसके बरक्स 3000 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू कमा कर देने वाली जो बहुत सी कंपनियां हैं वो मुस्तकिल सरबराहान से अभी तक महरूम हैं। ये दोनों पावर प्लांट्स आइंदा 6 से 9 महीनों के दौरान फरोख्त कर दिए जाएंगे। जबकि PSO, सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न, पाकिस्तान स्टील मिल्स, OGDCL, तकसीम कार कंपनियां और NTDC
जो हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये मुस्तकिल जो इनके सरबराहान लगाने चाहिए थे अभी तक नहीं लगाए गए। इस पर मैं बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, अब जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा हंगामी बुनियादों पर फंड्स जारी करने का जो एक हिदायत की है, फैसला किया है, अब हम जानते हैं कि नून लीग के दौर में भी तहरीक इंसाफ तनकीद करती रही, इन फंड्स के इजरा के खिलाफ थी हमेशा से, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये लोग तनकीद करते रहे। तो क्या वजीर आजम ने जो फैसला किया है, ये अरकान असम्बली उन पर प्रेशर डाल रहे थे, नाराज हो रहे थे, शिकायत कर रहे थे, जिससे तंग आकर वजीर आजम ने ये फैसला किया? शाजिया, मसला बुनियादी तौर पर यह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी अमूर के अंदर, हुकूमती अमूर के अंदर माली और इंतज़ामी डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकी। लेकिन इस अरसे के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी चीज़ों की डायरेक्शन सेट करने में कामयाब हुए, तो इस मौके के ऊपर उन्हें आज़ादी मार्च, धरना, नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क मुंतकली जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनसे अब वो निमट चुके हैं। अब एक आला सतह का इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, जिसकी सरकारी दस्तावेज़ मेरे पास मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर अब चाहते हैं कि उन्होंने जो कौम से वादे किए थे और मुल्क की मौशियत को जो अब डायरेक्शन मिलनी है, उसका वक्त आन पहुंचा है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकारी सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत की कंट्रीब्यूशन होती है तरक्याती मंसूबों के जरिए से, उनकी रफ्तार भी इंतहाई स्लो होने की वजह से मुआशी सरगर्मियां हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया मुख्तलिफ वज़रा के ऊपर कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे आपने करने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे आपने करने थे, इन मंसूबों की उस पेस के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा। चूंकि रवा माली साल के लिए जो तरक्याती फंड्स का जो हुजम है वो 701 अरब रुपए है, जो वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर खर्च करना है। लेकिन 5 माह जो पूरे होने वाले रवा माली साल के सिर्फ अब तक 290 अरब रुपए जारी हो सके हैं। अच्छा। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बरहमी का इजहार किया, तमाम वुज़रा को यह हिदायत की है कि आप 1 माह के अंदर रिपोर्ट जारी करेंगे, तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करें, वजारत खजाना फंड्स का इजरा करे, अच्छा, ताकि जो एक इंटरनेशनल डिफरेंट इदारों भी देगी। सुहेल भट्टी, आपको याद है ना कि नून लीग के दौर में तरक्याती फंड्स जब दिए जाते थे, इनमें खुर्द बुर्द के इल्जामात भी फिर लगते रहे, नून लीग के वुज़रा पर, लोगों पर ये इल्जामात लगते रहे। तो वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया है या हिदायत दी है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जहां जहां फंड लगेंगे उसका बिल्कुल ऑडिट होगा, चेक एंड बैलेंस रखेंगे ये लोग? जी शाजिया, मैं बिल्कुल इसी की तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा था। बिल्कुल इसका मैकेनिज्म बनाया गया है, लेकिन जो माजी के अंदर बरह रास्त जिस तरह MNAs को स्कीमें दी जाती थी और वो अपने फंड स्कीमें फरोख्त कर दिया करते थे मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स को, दीगर इलाकों में वो पैसा खर्च होता था, लोग उसमें से अपना हिस्सा ले लिया करते थे। अब तरीक़ेकार थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। अब बरह रास्त रुकने कौमी असम्बली के नाम के ऊपर तो स्कीम नहीं होगी, लेकिन एक हेड है वहां पर जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके तहत वो आपने इंटरनेशनल इदारों के साथ भी आपकी कमिटमेंट है, आपने मुख्तलिफ स्कीमें इनसे हासिल करेंगे। बराह रास्त MNAs उस पैसे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, वुज़रा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके इलाकों के अंदर, उनके हलकों में टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर ये रकम खर्च होगी। लेकिन वो डायरेक्शंस तो दे सकेंगे ना कि कहां-कहां ये खर्च होने, डायरेक्शंस तो वुज़रा दे सकेंगे ना? जी एग्जैक्टली, डायरेक्शन बिल्कुल होगी, उनकी चॉइस होगी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके हलकों के अंदर मुख्तलिफ स्कीमों की वो सजेशंस भी देंगे कि हमें ये स्कीम चाहिए, हमने सड़क बनवानी है, यहाँ पर हमें सीवरेज का निज़ाम चाहिए, यहाँ पर हमने कुछ और कोई पार्क तमीर करना है, तो वो उनकी तजवीज़ को ऑनर किया जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म ऐसा रखा गया है कि जिसके अंदर रकम खुर्द बुर्द ना हो सके। अच्छा। उसका स्पेशल ऑडिट भी होगा और मुकर्रर वक्त के अंदर उन मंसूबों को मुकम्मल करना भी लाजिम होगा। सवाल का जवाब दे दें सुहेल, ये जो निजकारी लिस्ट में शामिल जो 2 हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट, इन कंपनी के लिए सैयद अली जावेद हमदानी को तो इस पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है 28 लाख रुपए महीना। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी मैं डिटेल भी अपने इंट्रो में बता रही थी कि जो 3000 अरब से ज्यादा आपको रेवेन्यू कमा के दे रही हैं, उनके मुस्तकिल जो आप लोगों ने सरबराहान लगाने थे वो नहीं लगाए। ये क्या कोई गेम है, क्या है ये? उधर लगाना ज्यादा जरूरी था। शादी ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा अलमिया है। ये वो कारीगर हैं जो गुज़श्ता दौर हुकूमत में भी अपनी कारीगरियां दिखाया करते थे, उन्होंने दोबारा वही कार्रवाई की है।
जो सरकारी दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि हमारे 2 पावर प्लांट जिनकी पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट है, एक बलोकी के मुकाम पर है, दूसरा हवेली बहादुर शाह में, उन 2 पावर प्लांट्स के लिए एक कंपनी है जिसका नाम नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी है, उसको सीईओ अपॉइंट करवाया गया है, 28 लाख रुपए महाना, और दीगर मराहत उससे बिल्कुल अलग है। दूसरी जानिब ये दोनों पावर प्लांट्स प्राइवेटाइजेशन कमीशन की एक्टिव लिस्ट पर हैं, इनको जल्द हुकूमत पाकिस्तान फरोख्त कर देगी। दूसरी जानिब वो हमारे सरकारी एसेट्स फेडरल गवर्नमेंट के जिनकी 100% शेयर होल्डिंग आज फेडरल गवर्नमेंट के पास है, स्ट्रेटजिक कंपनीज हैं जिसके अंदर NTDC शामिल है, जिसके अंदर PSO शामिल है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदरन है, OGDCL है, तकसीम कार कंपनियां हैं। इनके सरबराहान गुज़श्ता 3 से 4 सालों से महरूम है, किसी कंपनी का 1 साल से नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल उसका सरबराह नहीं लगाया जा रहा। अब यहां पर कुछ लोग बैठे हुए अभी भी अपना काम कर रहे हैं, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको अपॉइंट करके अब दीगर कंपनियों के जो 400 अरब के लगभग सालाना खसारे का बाइस बनती हैं, मार्केट से कॉम्पिटेंट और उन्हीं पर आपने 28 महीने पे आपने सीईओ लगा दिया, अपॉइंट होना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है। हुकूमती पॉलिसियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ हुकूमती दावा नहीं है बल्कि आलमी इदारे भी अब इसका एतराफ़ कर रहे हैं। गुज़श्ता माह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में जहां पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी सामने आई थी, वहीं अब आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नंबर 1 करार दिया गया है, और इसकी वजह हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज़ को समझा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बढ़ोतरी की जो शरह है 30% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस फहरिस्त में आयरलैंड की स्टॉक मार्केट 20% और रशियन RTS इंडेक्स 15% इजाफे के बाद बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, जिसके बाद बैरूनी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 6 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी की, और ये 2014 के बाद बैरूनी सरमायाकारों की सबसे बड़ी जो है ये इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट में इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए काफ़ी काम किया है, जबकि अगले साल फरवरी में FATF के इजलास के बाद मुल्क में मज़ीद जो है वो गैर मुल्की सरमाया आएगा। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में तेज़ी की लहर गुज़श्ता 3 महीनों से जारी है। फिक्स्ड इनकम मुनाफे की कमी पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ी है, और स्टॉक एक्सचेंज 38,000 से ऊपर चला गया है। रुपए की कदर में भी काफ़ी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म इस मौशी इस्तेहकाम को चीन के मॉडल पर अमल और अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से इसको ताबीर कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मौशियात, साबिक डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज ज़फ़र मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब आपका। ज़फ़र मोतीवाला साहब, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पिछले कुछ अरसे से ये कहा जा रहा है कि हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। अब पिछले 3 महीनों से हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी जो है ना वो बेहतरी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म भी मौशी टीम को मुबारकबादें दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक आम बंदे का कंसर्न ये है कि इस सब मईशियत के जो मुस्बत असरात हैं, ये समरात हैं, ये आम आदमी तक मोतीवाला साहब कब पहुंचेंगे? ये पहुंचते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? टमाटर आज भी उतने ही महंगे हैं, और बिजली आज फिर हमें खबर आई जी 1 रुपया 82 पैसे बिजली महंगी होगी है। आम आदमी इन असरात से क्यों महरूम है? देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है आम आदमी तक पहुंचने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट तो पहले बहुत डिप्रेशन में थी, 28,000 के लेवल पर पहुंच गई थी, और फॉरेन फंड्स ने उसका बेनिफिट उठाया। उन्होंने देखा डॉलर रुपए की पैरिटी स्टेबल है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जगह घटने के हैं, और उनको रुपए की चीज 30 पैसे में मिल रही थी तो वो उन्होंने खरीद लिया है। अब 3 महीने का आपने जो कहा 30% जो है वो बिल्कुल सही है। आज कुछ करेक्शन आई है, वो भी उसमें ज्यादा आंसर मार्केट की खराबी का नहीं है, करेक्शन पॉलिटिकल क्राइसिस की खबरें जो थी इस्लामाबाद से आ रही थी उसने ज्यादा डैमेज किया है। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है कि ये ज्यादा टाइम मुश्किलात में नहीं रहेगी मार्केट। दूसरे नंबर पर जो आप बता रहे थे दोनों कंट्रीज, वो आप देखिए कि रेस में वो कितने पीछे हैं, 30%, 20% और 15%। तो ये जो फिगर्स हैं
ये बता रहे हैं कि टर्न अराउंड तो है, लेकिन ये जो लोग, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं कि टर्न अराउंड 2020 में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2021 में टर्न अराउंड होगा। आपका जीडीपी जो है मुझे 2020 में भी 3.8 3.9 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे 2021 में 4 नजर आ रहा है। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 2.4% पर होगा। जब आईएमएफ ये कह रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी फिर? फिगर्स दे रहे हैं, नहीं वो पुराने फिगर्स दे रहे हैं, और वो जो है उनकी बात भी सही है। ये है कि ये 2 साल जो निकले हैं बड़े कठिन निकले हैं। हर इंडस्ट्री, हर इंडिकेटर, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फिगर्स देती है। आप ये समझे 2.8 2.7 जो है वो भी गलत है, 4.7 भी गलत था। मुझे जो 3.2 3.1 पर नजर आ रही थी जीडीपी जो लास्ट ईयर निकली है, 3.789 पर हम पहुंचेंगे 2020 में, और 21 में हम कोई टर्न अराउंड लेंगे। हमारे वो फिगर्स तो अभी तो बहुत दूर है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो नेपाल तब तक महंगाई की शरह पे होगी मोदी वाला साहब। निकल गया महंगाई की शरह तो आप पूछे मत। महंगाई का तो ये आलम है कि मुझे लगता है कि अगर इस हुकूमत को अगर कोई दुश्मन है उसका तो टमाटर है। टमाटर की फिगर्स ने, टमाटर के भाव ने लोगों को हिला दिया है। और जब कैबिनेट के लोग ये कहेंगे कि 17 रुपए में, मेरे ख्याल में उनका मकसद ये था कि 17 रुपए का एक टमाटर है। उनका मकसद ये नहीं था कि डजन है, 17 रुपए का एक टमाटर। क्योंकि आजकल यहाँ कराची में फ्रूट जो बिक रहा है वो 1 पीस के हिसाब से बिक रहा है, सब्जी जो बिक रही है वो 1 पीस के हिसाब से बिक रही है। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को खौफ है। अभी मैं किसी ने वायरल की हुई है कि आंटी रोड, मिलते कहाँ से हैं, तो कीमत पता करना तो बड़ी दूर की आप बात ये है। सुनिए ना, आप ये सुनिए कि एक वायरल हुई है एक वीडियो जिसमें एक आंटी रो रही है कि वो कहती है कि 300 यूनिट का हम देख रहे होते हैं कि 300 यूनिट हुए तो टीवी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो ये जो बातें हैं ना, ये पाकिस्तान में पहले कभी सोची या समझी नहीं जाती थी। ये हम देखते थे इंडिया में, ठीक है। तो अब आपने खुद बोला ना कि नेपरा ने अभी वो जो है उसने 1 रुपया 82 पैसा कर दिया है। ये जो अब जब ये झटका आता है, और जो बिल पे करने वाला आदमी है उसका अगर 8,000 रुपया या 12,000 रुपया के बीच में उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसका 15,000 या 17,000 आएगा, तो उसका तो पूरा बजट जो घर का होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा खाने पीने का। तो अभी आप सोचें कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने 3 साल रहना है, और 3 सालों में हमें क्या क्या भुगतना है। ये हुकूमत जो अपने टारगेट कैसे अचीव करेगी उस प्रोग्राम में रहते हुए? ये टारगेट अचीव करेगी। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब धमका रहे हैं अपने कैबिनेट को, दरअसल पैसा नहीं है। आप जो प्रोग्रेस के लिए जो पैसा आप नहीं है। अभी मैं खबर दे, उन्होंने तो फंड जारी करने का फैसला कर लिया अपने वुज़रा को कि तरक्याती फंड्स अपने अपने हलकों में जाएं, और तरक्याती स्कीमें आप शुरू करें। फंड्स है नहीं, फंड्स अभी तक है नहीं। फंड्स कराची को भी बड़े इन्होंने दिए, बोले थे कि पहुंचेंगे, वो फंड नहीं पहुंचे हैं। दूसरे शहरों में आप देखिए कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, कुत्ते मारने की, कुत्ते जो काटते हैं उसकी नहीं है। आप देखिए कि उसमें मुझे आज तक याद है कि आपके जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि थर में जो बच्चे मर रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, हमारी वजह से नहीं मर रहे। जिस मुल्क में चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के लिए ये कह दे, सही बात है, कि वो गुर्बत से मर रहे हैं, तो आप उस गुर्बत को कम करें ना। अभी ये जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशन करती हैं, जो पैसे देती हैं, ज़कात खैरात करती हैं, वो कहाँ तक पहुंचाएंगी? सही, ठीक है। बहुत बहुत जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड इजलास, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करते हैं, वो इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया है। याद रहे कि 2 रोज़ पहले हमने ही अपने इस प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म की अदम दिलचस्पी की वजह से ग्रेड 22 के आला ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की का मामला पिछले 1 महीने से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से इस ग्रेड में 14 अहम इंतज़ामी पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो एलिजिबल जो पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेट्स थे उनमें तशवीश भी पाई जाती थी। ज़रा देख लीजिए हमने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में बात क्या की थी।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी की वजह से टॉप ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 22 में जो तरक्की है ये एक महीने से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से इस ग्रेड में 14 जो अहम इंतज़ामी पोस्ट्स हैं ये खाली पड़ी हैं और तरक्की के अहल जो ईमानदार पुलिस सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं इनमें यकीनन एक तशवीश जो है वो शुरू हुई है। और जिस हाई पावर्ड बोर्ड के इजलास में ये फैसला होना होता है उसकी सदारत भी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये खुद करते हैं। अब इस खबर पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों और हुकाम को आगाह कर दिया गया है और इस इजलास में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शरीक होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ग्रेड 22 में तरक्कियों के बाद फिर बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि उखाड़ पिछाड़ भी होने वाली है। हमारे प्रोग्राम की खबर पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन लिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम इस अहद का भी अदा करते हैं कि आइंदा भी हम ऐसे मामलात जो हैं वो यकीनन अपने प्रोग्राम में उठाते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।